नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसी चैनल में स्वागत है। आज 1 मई है, 1 मई 2026 मज़दूर दिवस भी है आज। तो उन सभी को शुभकामनाएं जो मज़दूर नहीं हैं, क्योंकि जो मज़दूर होंगे वो तो पता भी नहीं होगा उनको कि मज़दूर दिवस है आज। तो 1 मई का आज न्यूज़पेपर डिस्कशन वीडियो है ये। आज हम लोग डिटेल में पढ़ाई करेंगे। 2-3 टॉपिक हैं, आज कम टॉपिक है लेकिन कोई बात नहीं, सबको पढ़ेंगे हम लोग। आज कल रात को बीपीएससी ने, एक तो रात को वो जारी करते हैं, रात तक काम करती है बीपीएससी आप लोगों के लिए। उन्होंने जारी किया कि ई ऑप्शन भी अब आप लोगों के पेपर में होगा। पहले ए, बी, सी, डी एंड ई ऑप्शन। पहले भी 5 ऑप्शन होता था, अब भी 5 ऑप्शंस होंगे। लेकिन पहले जो 5वां ऑप्शन होता था उसका तात्पर्य था उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। इस प्रकार से ऑप्शन बनाया गया था, ये ऑप्शन होता था पहले। लेकिन कल बीपीएससी ने कहा कि अब इसका मतलब होगा कि प्रयास नहीं किया गया, यानी कि अनुत्तरित रहा है ये, नॉट अटेम्प्टेड, ये लिखा रहेगा 5वें ऑप्शन में। और सभी को 5वां ऑप्शन मार्क करना अनिवार्य होगा। आपको सवाल के 5 में से कोई एक ऑप्शन को चुनना आवश्यक होगा, नहीं तो नेगेटिव मार्किंग लग जाएगा। अगर आपको सवाल नहीं आता है तो आप ऑप्शन ई मारेंगे, और अगर आपको जवाब आता है तब तो ए, बी, सी, डी में से कोई भी एक मारा जाएगा। इसका क्या तात्पर्य है? इसका एक तात्पर्य तो ये भी है कि आयोग को ये भरोसा नहीं है अपने सिस्टम पर, जिसका मतलब हुआ कि अभी भी उसको लगता है कि कोई बच्चा अगर कॉपी खाली छोड़ता है तो कल को कोई उसको रंग सकता है, बैठ के बबल भर देगा और वो पास हो जाएगा। तो एक तो इस प्रकार की चीज़ें इसीलिए लाई जाती हैं। दूसरा, आपका टाइम थोड़ा सा ज़्यादा ले लेगा। वैसे ही बीपीएससी का पेपर अब लेंदी हो गया, जिसमें 150 सवालों को पढ़ करके अटैम्प्ट करना आसान नहीं होता है। अब तो आपको 150 बबल भरने ही पड़ेंगे। जैसे जब निगेटिव मार्किंग नहीं हुआ करता था बीपीएससी में, तब भी आप 150 बबल भर के आते थे, लेकिन उस समय सवाल जो होते थे वो वन लाइनर प्रकार के होते थे, तो उनको पढ़ करके लगाने में ज़्यादा समय नहीं लगता था। अब तो स्टेटमेंट वाले सवाल होंगे, कथन कारण वाले सवाल होंगे, और ऊपर से आपको ई ऑप्शन भरना अनिवार्य होगा। इसलिए थोड़ा सा टाइम मैनेज पर काम कीजिएगा और टाइम कम समय में अटैम्प्ट कीजिएगा। जैसे मैं जो अटैम्प्ट करवाता हूँ डेली अचीवर ग्रुप में, कि 110 सवाल 60 मिनट 65 मिनट में मैं अटैम्प्ट करवाता हूँ। 110 के करीब में सवाल उनको करने होते, निगेटिव मार्किंग के साथ में टाइमर लगा होता है। इस प्रकार से ही आपको करना चाहिए। अब 110 सवाल 65 मिनट नहीं बल्कि 60 मिनट में ही मैं भी करवाऊँगा, ताकि थोड़ा सा आप टाइम ज़्यादा बर्बाद ना करें, बिल्कुल धराधर सवालों को लगाएं। ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा प्रैक्टिस करते समय ही, क्योंकि जो लोग प्रैक्टिस में सही समय पर सही चीज़ नहीं कर पाते हैं ना, एग्जामिनेशन में फिर सवाल उनका छूट जाता है, पढ़ने से रह जाता है या जल्दबाजी में गलती कर बैठते हैं। तो थोड़ा सा प्रैक्टिस में टाइमर लगा करके कीजिएगा। अगर घर पर में टेस्ट लगा रहे हैं या कहीं पर भी कोई टेस्ट दे रहे हैं तो टाइमर लगा करके कीजिएगा, ताकि आपका समय मैनेज करना आप सीख जाएं। वो बहुत ज़रूरी होता है पीटी मेंस दोनों के लिए। आज का देखिए हेडलाइन क्या है। तो बंगाल में एग्जिट पोल और सारे पोल आगे सामने। एग्जिट पोल जो बनाते उसे पता है क्या होता है, पहले ये बीजेपी को सीट दे देते हैं बहुत ज़्यादा, है ना। उसके बाद से टीएमसी को दे देते हैं ठीक ठाक, उसके बाद से थर्ड फ्रंट को दे देते, फिर इनको काउंट करते हैं यार इमोशनल होकर के जितना सीट पर चुनाव लड़ा गया उससे ज़्यादा का हमने एग्जिट पोल दे दिया है, तो फिर उसे करेक्ट करते हैं कि यार किसी में से तो कम करो। इस प्रकार का एग्जिट पोल आया है जिस पर भरोसा नहीं किया जाना चाहिए, बर्बाद होता है, ये सब बेकार चीज़ें हैं। आज का जो पहला न्यूज़ है उनमें से एक है कि रुपये जो है वो 95 रुपये के पार चला गया है। $1 बराबर 95.35 रुपये के करीब में चला गया है। तो ये न्यूज़ है जिस पर आधारित कल हमने एक न्यूज़ को कवर किया था, किस प्रकार से भारत ने रुपये में व्यापार करना शुरू किया, जिसके कारण से हमने काफ़ी बड़े अमाउंट की बचत की है। शुरू करते देखिए आज का पहला टॉपिक क्या है। जिन्हें भी अचीवर ग्रुप में जुड़ना हो डेली प्रैक्टिस के लिए, आज 1 मई हो गया है, 5 मई तक के लिए आपके पास में ऑफर है। उसके बाद से फिर से प्राइस बढ़ जाएगा, तो जुड़िएगा ज़रूर। विश्व का शीर्ष सैन्य खर्च करने वाला देश भारत, ये सिपरी की रिपोर्ट आई है जिस पर बहुत ज़्यादा चर्चा हो रही है। सिपरी डिफेंस रिपोर्ट इसको कहते हैं। सिपरी हर साल ही सैन्य खर्च, ताकतवर सेनाएं इत्यादि की रैंकिंग जारी करती रहती है। सिपरी के बारे में भी पढ़ेंगे हम लोग, क्या है ये संस्था, कहाँ पर इसका हेडक्वार्टर है, क्योंकि उसके बारे में भी आपके प्रीलिम एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं। तो इसको भी हम लोग
थोड़ा सा पढ़ने वाले हैं। लेकिन सबसे पहला जो है वो यही है कि वैश्विक सैन्य खर्च की रिपोर्ट, जैसे स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट सिपरी के आंकड़ों के अनुसार भारत अपने सैन्य बजट और रक्षा बजट को लगातार बढ़ा रहा है, लगातार बढ़ रहा है, कंटिन्यूअस यह बढ़ रहा है। इस लगातार ट्रेंड को भी याद रखिएगा, मतलब कभी भी कम नहीं होता है, पिछले साल से हमेशा यह बढ़ता ही जाता है, ये कह रहे हैं। इसके चलते भारत दुनिया के शीर्ष 5 सबसे बड़े सैन्य खर्चा करने वाले देशों में शामिल हो गया है। टॉप 5 वो देश जो सेना पर बहुत ज़्यादा खर्च करते हैं, उनमें से हम हैं। वैश्विक स्थिति और शीर्ष देश, कुल रक्षा खर्च के मामले में यूएसए अभी भी टॉप पर है, जिसका खर्च जो है वो चीन के खर्च से 3 गुना से भी ज़्यादा है। यानी कि चीन अगर 100 रुपया खर्च करता है तो यूएस जो है 350 रुपये खर्च करता है। इतना ज़्यादा का अंतर है। अगर आपको आंकड़ों में समझाऊं तो थोड़ा सा आंकड़ा भी आपको पता ही होना चाहिए, क्या पता बीपीएससी पूछ ले। तो यूएस के द्वारा खर्च किए थे करीब में $954 बिलियन। चाइना के द्वारा खर्च किया जाता है $336 बिलियन। इसके बाद जो स्थान आता है वो है रूस का। रूस के द्वारा खर्च किया जाता है $190 बिलियन करीब में। उसके बाद से किसका नाम आता है? जर्मनी का, देन इंडिया का आता है। जर्मनी का है करीब में $89 बिलियन और भारत का है कितना? तो भारत का है जर्मनी का 114 है, जर्मनी का 114 है और भारत का है $92 बिलियन। भारत का $92 बिलियन है। इतना ज़्यादा भारत क्या करता है तो खर्च करता है। लगभग में 9 लाख करोड़ रुपए के करीब में यह हो गया, इतना ज़्यादा खर्च करता है। यूएस जो खर्च करता है वो है $954 बिलियन। बहुत ज़्यादा रकम है, चीन के रकम से 3 गुना ज़्यादा है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना ज़्यादा पैसा खर्च किया जाता है सेनाओं पर। किस पर? तो सेनाओं पर यह खर्चा किया जाता है। प्रमुख कारण क्या क्या है? तो सीमा पर भू राजनीतिक तनाव, पाकिस्तान और चीन के साथ हमारे तनाव बने हुए रहते हैं, जिसके कारण से हमें खर्च करना पड़ता है। हम आधुनिकीकरण कर रहे हैं, मॉडर्नाइजेशन ऑफ आर्म फोर्सेज है, जिसके कारण से हमें खर्च करना पड़ता है। और सबसे बड़ी चीज़ है रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत। सरकार स्वदेशी रक्षा निर्माण को बढ़ावा दे रही है, जिसके तहत घरेलू कंपनी हथियारों खरीदने के रक्षा बजट का एक बहुत बड़ा हिस्सा आरक्षित भी किया गया है। तो हम सारा पैसा बाहर ही जाकर के नहीं खर्च करते, बल्कि अपने देश में भी खर्च करते हैं। भारत के बाद सऊदी अरब और इत्यादि देशों का भी नाम आता है, ब्रिटेन और सऊदी अरब। इसको याद रखिएगा, छोटा सा ही टॉपिक है, लेकिन जो आपको पढ़ना है वो है सिपरी के बारे में। टॉप कौन कौन है? तो यूएस है, चीन है, रूस है, भारत है, जर्मनी है, देन भारत का नाम आता है। तो ये ज़रूर याद रखिएगा रैंकिंग को। टॉप 5 में भारत आता है, ये भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। सिपरी पूरा नाम क्या है इसका? तो स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट इसका नाम है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट नाम है। एक अंतर्राष्ट्रीय स्वतंत्र संस्था है जो वैश्विक संघर्ष, युद्ध सामग्री, हथियार नियंत्रण, निरस्त्रीकरण इत्यादि के क्षेत्र में शोध करता है, रिपोर्ट प्रकाशित करता है और प्रयास करता है ताकि जन जागरूकता के माध्यम से सरकारों के ऊपर में दबाव बनाया जाए कि सरकारें अपने मिलिट्री एक्सपेंडिचर को कम करें। जस्ट इमेजिन एक आइडियल दुनिया का थोड़ा सा इमेजिन कीजिए, एक ऐसी दुनिया जिसमें युद्ध जैसा कुछ चीज़ होता ही नहीं, जिसमें सेनाओं जैसी कुछ चीज़ होती ही नहीं, तो इतना रुपया अभी कहाँ खर्च हो रहा होता है ना। ये अपने ही देश के नहीं, पूरी दुनिया की मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन ये संभव ही नहीं है। आचार्य चाणक्य ने जो राज्य के सप्तांग बताए हैं, 7 अंग होते हैं राज्य के, आचार्य चाणक्य ने बताया है। कौन कौन होते हैं भाई इसमें? तो सबसे पहले तो राजा ही हो गए, उसके बाद से अमात्य हो गया, अमात्य के बाद कौन होते हैं? तो अमात्य के बाद आता है आपका जनपद। राज्य नहीं होगा तो किसका राज करेंगे? जनपद के बाद में कौन आता है? तो भाई दुर्ग। उसके बाद से कोष, दंड, यानी कि दंड का मतलब होता है सेना या फिर कानून प्रशासन जो आप कह सकते हैं, और मित्र फिर आते हैं। तो इनको जरूर याद रखिएगा। सप्तांग के बारे में कितनी ही बार पूछा जा चुका है। यह दुनिया भर के देश के सैन्य खर्च का डेटाबेस तैयार करता है। यह विस्तार ट्रैक करता है कि दुनिया में कौन सा देश कितना ज़्यादा हथियार खरीद रहा है और उसका विश्लेषण करके रिपोर्ट को प्रकाशित करता है।
इसके प्रमुख रिपोर्ट जो हैं सिपरी ईयर बुक, यह सबसे प्रमुख वार्षिक रिपोर्ट है। इसे विश्व स्तर पर हथियार, परमाणु हथियार जो आप सुनते हैं कि यूएस के पास 9000 परमाणु वेपन है, रूस के पास में 11000 है, चीन के पास में 2000, 2500, 3000 है, भारत के पास में 300-400 ही हैं, पाकिस्तान के पास में 600-700 हैं। तो इस प्रकार से आपको ये जो रिपोर्ट मिलता है आंकड़ों का, वो रिपोर्ट सिपरी के द्वारा ही प्रकाशित किया जाता है। वैश्विक सैन्य खर्च का रिपोर्ट है और अंतर्राष्ट्रीय हथियार हस्तांतरण रिपोर्ट भी यह जारी करती है। इसको ज़रूर याद रखें। सिपरी किसी भी देश की सरकार के अधीन काम नहीं करता है। निष्पक्ष कारण ही दुनिया भर की सरकारें, यूएन और तमाम दुनिया भर की एजेंसियां जो हैं इस पर भरोसा करती हैं। इसको ज़रूर ही याद रखिएगा। नेक्स्ट टॉपिक है बीसीसीआई टेक्स एक्शन अगेंस्ट रियान पराग फॉर यूजिंग वेप। आपने सुना होगा कि रियान पराग जो हैं राजस्थान रॉयल्स, ये ई सिगरेट का यूज कर रहे थे ड्रेसिंग रूम में और वो कैमरे पर में कैद हो गया। तो ई सिगरेट इलीगल है भारत में। अगर आप पी रहे होते तो अभी तक आप जेल में होते, लेकिन चूंकि ये रियान पराग हैं, राजस्थान रॉयल्स के खिलाड़ी हैं, इसलिए इनको वार्निंग दिया गया है और ज़्यादा से ज़्यादा थोड़ा बहुत जुर्माना लगा दिया जाएगा। तो यही फ़र्क होता है कानून के शासन, जहाँ पर लोकतांत्रिक देश होता है वहाँ पर सामान्य लोगों के लिए कठोर होता है और मजबूत लोगों के लिए वो चीज़ कमज़ोर हो जाता है। राजस्थान रॉयल्स के कप्तान रियान पराग को मुल्लापुर पंजाब किंग्स के खिलाफ आईपीएल 2026 के दौरान ड्रेसिंग रूम में ई सिगरेट पीते हुए पकड़ा गया। कैमरे में कैद हो गए वो। इस घटना के बाद से बीसीसीआई ने आईपीएल आचार संहिता लेवल 1 के उल्लंघन, खेल के प्रतिष्ठा का नुकसान पहुंचाने के लिए रियान पराग पर उनके मैच फीस का 25% जुर्माना लगाया है। इसको 2% कर देते, 25% भी क्यों लेना, क्या हो गया, पी लिया तो। कानून पचड़ा और चेतावनी। अब ज़रा ध्यान से सुनिएगा। भारत में ई सिगरेट पूरी तरीके से अवैध है। मैं ई सिगरेट का कानून भी अभी आपको बताऊंगा, क्योंकि ये आपके एग्जामिनेशन के लिए इम्पॉर्टेंट है, प्रीलिम में पूछा जा सकता है। इसलिए इस घटना को काफ़ी गंभीरता से लिया गया और उनको सख्त चेतावनी दी गई कि भाई ऐसा मत करना। बिल्कुल सख्त चेतावनी दी गई, उठक बैठक लगवाया गया, मुर्गा बनाया गया। इस प्रकार से भी लिख देते ताकि जनता का मनोरंजन हो सके। चलिए आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि ई सिगरेट विनियम क्या होता है भारत में। भारत में ई सिगरेट वेपिंग पर प्रतिबंध लगाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स सिगरेट निषेध अधिनियम 2019, एक नॉर्मल सिगरेट होता है जो आप पीते होंगे, नहीं पीना चाहिए, मर जाओगे जल्दी, वैसे ही भारत में पॉल्यूशन है। तो एक होता है ई सिगरेट, ये थोड़ा सा उससे अलग होता है, लेकिन नुकसान दोनों का बराबर मात्रा में ही होता है। लागू किया गया भारत में, कब लागू किया गया, तो 2019 का यह एक्ट है इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट निषेध अधिनियम 2019। इसको ज़रूर याद रखें, ये बहुत ही कठोर कानून हमारे और आपके लिए है। क्या क्या प्रतिबंध है यह कानून? ई सिगरेट जिसमें वेप्स, ई हुक्का, इलेक्ट्रॉनिक, ई का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉनिक, पॉड सिस्टम आदि शामिल है के उत्पादन, प्रोडक्शन, निर्माण, मैन्युफैक्चरिंग, इंपोर्ट, निर्यात, एक्सपोर्ट, परिवहन, लेकर के जा रहे हैं आप, पी नहीं रहे तो भी, और बिक्री, सेल, वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन, एंड भंडारण, स्टोरेज, एंड विज्ञापन भी है, एडवर्टाइजमेंट। इतने सारी शब्दावली दी गई है इसमें। उत्पादन, निर्माण, आयात, निर्यात, परिवहन, बिक्री, वितरण, भंडारण एंड एडवर्टाइजमेंट पर पूर्ण प्रतिबंध है, कंप्लीटली बैन है। यह भारत में इलीगल है, इलीगल है, इलीगल है, इसको ज़रूर याद रखिएगा। पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है। इसमें बिना निकोटीन वाले, निकोटीन मुक्त वेप्स भी पूरी तरीके से गैर कानूनी हैं। बिना निकोटीन वाले, दिखावा वाले जो वेप्स होते हैं उसको भी बैन किया गया है। तो निकोटीन वाले को भी तो सोच ही सकते हैं कि उसको तो किया ही गया होगा। इसको याद रखिएगा अक्षरशः सारे। ये ई सिगरेट के अलग अलग कंपोनेंट यहाँ पर दिखाए गए हैं, क्या क्या इसमें होता है, क्या क्या इसमें होता है वो आपको पता होना चाहिए। सजा और जुर्माना, पहली बार अपराध पर ई सिगरेट बनाने, बेचने वाले, आयात, परिवहन करने वाले पर अधिकतम 1 वर्ष की जेल और 1 लाख तक का जुर्माना, दोनों हो सकता है फर्स्ट ऑफेंस पर।
पहली बार अगर आपने कानून का उल्लंघन किया। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, कुछ नहीं। बार बार अपराध करने पर 3 वर्ष की जेल, 5 साल तक का जुर्माना। भंडारण और कब्जा, किसी स्थान पर ई सिगरेट का स्टॉक रखने, उसे व्यक्तिगत उपयोग के लिए 6 महीने तक की जेल की सज़ा, 50,000 तक का जुर्माना। पर्यटकों को भी भारत में वेप्स लाने की अनुमति नहीं है। जो टूरिस्ट बाहर से आते हैं, क्योंकि बाहर के देशों में यह लीगल है, इनको भी अनुमति नहीं होती है कि आप भारत में ला सकते हैं। प्रतिबंध के मुख्य कारण क्या है, तो उससे पहले छोटा सा मैं ये बता देता हूँ कि ई सिगरेट दरअसल में कहते क्या है, कहते किसे हैं। नॉर्मल जो आप सिगरेट धूकते हैं वो क्या होता है, उसमें तंबाकू जो है यह जलता है, बर्न होता है, और उसके बाद से आप क्या करते हैं, उसको अपने अंदर खींचते हैं और धीरे धीरे प्राण त्यागते हैं। यह होता है नॉर्मल सिगरेट में। ई सिगरेट में क्या होता है, इसमें लिक्विड होता है, ठीक है, एक पावर बैटरी लगा होता है और उसको इलेक्ट्रॉनिक रूप से वो चलता है, और इसमें छोटे से स्टोरेज में लिक्विड भरा हुआ होता है, और लिक्विड बर्न होने की जगह पर गर्म होता है। क्या होता है, गर्म होता है, और गर्म होने पर वह भाप में बदलता जो है, उसी भाप को अंदर खींचते और फिर धीरे धीरे प्राण त्यागते हैं। दोनों जगह सेम ही चीज़ है। वहाँ पर डायरेक्ट निकोटीन कंज्यूम कर रहे हैं आप, यहाँ पर लिक्विड में निकोटीन मिला होता है। सम टाइम बिना निकोटीन के भी दूसरे प्रकार के लिक्विड होते हैं जिसको लोग पीते हैं। यही होता है ई सिगरेट और नॉर्मल सिगरेट में फ़र्क। जो नॉर्मल सिगरेट आप पीते हैं उसमें बर्न होता है, इसमें हीट किया जाता है, गर्म होता है। तो बर्न एंड गर्म में फ़र्क है यहाँ पर, उसको समझिएगा। लेकिन दोनों के ही भीषण नुकसान है, जिसके कारण से सरकार ने इसको बैन किया था। जो नॉर्मल पीते हैं उसका नुकसान ज़्यादा है, वो बैन नहीं है भारत में, और ई सिगरेट जो है उसका नुकसान तुलनात्मक रूप से कम है, इसलिए वो बैन है भारत में। तो होता अच्छा कि भाई थोड़ा ज़्यादा नुकसान वाला बनाते। कभी आपने सोचा कि ई सिगरेट जो है इसका कम नुकसान है तो उसको बैन क्यों नहीं किया गया? इंपोर्ट एक्सपोर्ट व्यापार इत्यादि चीज़ों पर इस पर प्रतिबंध है, जबकि नॉर्मल सिगरेट जो आप पीते हैं उसका नुकसान ज़्यादा है, लेकिन इसके हर चीज़ पर बैन लगा दिया गया, इसके हर चीज़ पर बैन लगा दिया गया। ऐसा क्यों किया सरकार ने? कभी आपने सोचा है? नहीं सोचा है तो अब सोचिएगा, ठीक है। सोचना चाहिए था ना कि जिस ई सिगरेट का कम नुकसान है उसको सरकार ने बैन कर दिया, और जिसका नुकसान ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा नुकसान करता है, वो भारत में हर चौक चौराहे पर आपको मिल जाएगा। ऐसा क्यों है, ये आपका काम है पता लगाना। मैदानी और पहाड़ी क्षेत्रों एक ही कारण है। अभी जो वर्तमान की सिगरेट कंपनियां हैं ना, इन्होंने जम के फंडिंग की, करोड़ों खरबों की फंडिंग की होगी सरकार को, और उन्होंने एक एक्ट बना करके बैन कर दिया, और कोई कारण हो ही नहीं सकता है। मैदानी और पहाड़ी क्षेत्रों के लिए हीट वेव की सटीक परिभाषा क्या होती है? नेक्स्ट टॉपिक है हीट वेव। हीट वेव के टॉपिक है जिसमें वार्न किया गया है कि अभी एक हीट वेव से हम लोग निकले हैं, आंधी बरसात आया, सभी जगहों पर हीट वेव तुरंत के लिए स्टॉप हो गया। अब फिर से हम दूसरे हीट वेव के लिए तैयार होने वाले हैं। हीट वेव से 69 बीपीएससी प्रीलिम में स्टेटमेंट वाला सवाल पूछा गया था, किसे कहा जाता है, किसे कहा जाता है हीट वेव, किसे कहा जाता है? मैदान में किसे कहा जाता है? पहाड़ी भागों में किसे कहा जाता है? कोस्टल एरिया में किसे कहा जाता है? ये पूछा गया था एग्जामिनेशन में आपके स्टेटमेंट बना करके, और उससे पहले भी मैंने इसका अध्ययन करवाया था। ऐसे ही न्यूज़पेपर डिस्कशन में मैंने डेफिनेशन बताया था, और डेफिनेशन सही सवाल पूछे गए थे। मैदानी क्षेत्रों के लिए हीट वेव किसे कहा जाता है? मैदानी इलाके जिसमें आप और हम रह रहे हैं। स्थिति पर तब विचार किया जाता है जब किसी स्थान का अधिकतम तापमान कम से कम 40 डिग्री या उससे अधिक पहुंच जाता है। जब टेम्परेचर एबव देन 40 डिग्री सी हो जाए। मैदानी भागों में ये मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अलग अलग प्रकार के हीट वेव अलग अलग जगहों के हिसाब से बनाए गए हैं, तो इसको कहते हैं हम लोग हीट वेव आ गया। या सामान्य तापमान किसी जगह का मान लीजिए 30 डिग्री ही है, और वहाँ पर अगर तापमान 36-37 चला गया, सामान्य से 6 से 7 डिग्री का जैसे ही टेम्परेचर डिफरेंस होता है उसको हीट वेव मान लिया जाता है। इसको ज़रूर ध्यान रखिएगा। पहाड़ी क्षेत्रों के लिए, पहाड़ी क्षेत्र ठंडी जलवायु वाले क्षेत्र होते हैं, ऊंचाई पर होते हैं, लैटीट्यूड ज़्यादा होता है उनका। हीट वेव तब मानी जाती है जब वहाँ का अधिकतम तापमान कम से कम 30 डिग्री या उससे अधिक पहुँच जाता है। मिनिमम 30 डिग्री सी या उससे ज़्यादा जब तापमान हो जाएगा पहाड़ों में, तो उसको कह दिया जाएगा क्या? उसको कह दिया जाएगा कि हीट वेव हो गया। इसको ज़रूर याद रखिएगा।
अब छोटी सी जानकारी और है आपके लिए कि तटीय भागों में जो कोस्टल हमारे टाउन हैं, कोस्टल जो हमारे इलाके हैं, इतना बड़ा कोस्ट है भारत का 10,000 किलोमीटर से ज़्यादा का, अंडमान निकोबार ले लेंगे तो उसमें 37 डिग्री तापमान से ज़्यादा अगर हो जाए तो उसको क्या कह दिया जाता है, उसको हीट वेव कह दिया जाता है। इसको ज़रूर याद रखिएगा। यह IMD भारत का मेट्रोलॉजिकल जो डिपार्टमेंट है, मौसम विभाग जो है, उसका यह क्लासिफिकेशन है। ये आपको याद रखना चाहिए, सवाल पूछ सकता है। तापमान में वृद्धि की शर्त है उपरोक्त मूल तापमान 40, 30, 37 तक पहुंचने के बाद हीट वेव की घोषणा सामान्य तापमान से हुए विचलन डिपार्चर के आधार पर की जाती है कि वहां का उस जगह का नॉर्मल टेम्परेचर कितना रहता है। अगर दिल्ली का नॉर्मल टेम्परेचर 40 डिग्री रहता है तो 47 के बाद दिल्ली प्रशासन जो है उसको हीट वेव घोषित कर देगा। अगर पटना का नॉर्मल टेम्परेचर 32 डिग्री ही मात्र रहता है तो 39 क्रॉस करते ही उसको हीट वेव कर दिया जाता है। तो जो विचलन होता है वो ये होता है कि भाई जगह के हिसाब से भी माना जाता है पर्टिकुलर, क्योंकि मौसम जो होता है वो छोटे से एरिया का प्रभावित हो सकता है, जलवायु तो बड़े एरिया में होता है। तो मौसम कहाँ का क्या है, नॉर्मल टेम्परेचर क्या है, इसके आधार पर वहाँ पर हीट वेव तय की जाती है। लेकिन नॉर्मल जो परिभाषा है मैदान के लिए, पहाड़ के लिए, कोस्टल के लिए, उसे आपको याद रखना है, यहाँ से सवाल पूछा जाएगा। हीट वेव जब अधिकतम तापमान उस स्थान के तापमान से 4.5 डिग्री से 6.4 डिग्री सी अधिक हो जाए तो इसको गंभीर हीट वेव माना जाता है। और गंभीर हीट वेव जब अधिकतम तापमान सामान्य तापमान से 6.4 डिग्री से भी ज़्यादा हो जाए तो इसको गंभीर हीट वेव माना जाता है, सीवर हीट वेव जिसको कहते हैं। एक विशेष नियम यह भी है कि यदि किसी भी मैदानी इलाके का वास्तविक अधिकतम तापमान 45 डिग्री सी तक पहुंच जाता है, अगर मान लीजिए दिल्ली का तापमान 39 रहता है, 40 रहता है और 45 वहाँ पहुँच जाए तो हम ऑटोमेटिक उस जगह को हीट वेव घोषित कर देंगे। हम ये नहीं देखेंगे सामान्य तापमान क्या था, दूसरा तापमान क्या था, हम बस उसे घोषित कर देंगे। और अगर 47 डिग्री पार हो जाए किसी भी जगह का तापमान, नो मैटर हो, कोई भी जगह हो, मैदान हो, पहाड़ हो, कोस्ट हो, उसको एक्सट्रीम हीट वेव कह दिया जाता है, जो मानव के लिए बर्दाश्त करना आसान नहीं होता है। इसमें मानव ज़्यादा देर तक बर्दाश्त नहीं कर सकता है, तो इसको ज़रूर याद रखिएगा। भारत में हीट वेव कारण, क्षेत्र और प्रभाव जो इस आर्टिकल में इन महोदय ने बताया है, उसका प्रमुख कारण में से क्या क्या बताया था। कोर हीट वेव जोन, इसमें उत्तर पश्चिम और मध्य भारत से लेकर बिहार, झारखंड तक का क्षेत्र शामिल है, जहां पर ITCZ अभी आया हुआ है। यहां पर टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा होगा, टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा होगा। सूर्य बिल्कुल तप रहा है। जून महीने में तो कर्क रेखा पर सूर्य भगवान आ जाते हैं, जिसके कारण से और भी ज़्यादा हीट वेव बढ़ जाती है। पूर्वी तट, इसमें आंध्र प्रदेश, उड़ीसा शामिल हैं। दक्षिणी प्रायद्वीप और पूर्वोत्तर भारत ऐतिहासिक रूप से इसके प्रभाव से बचे रहे हैं, लेकिन भविष्य में वहाँ भी स्थिति बदतर हो सकती है, वहाँ भी स्थिति और भी ज़्यादा बढ़ सकती है। हीट वेव का मुख्य कारण पहला तो वही है कोर जोन, ऊपर का जो लेयर है हवा का, यहाँ पर क्या आता है, प्रेशर हाई हो जाता है तो सारी की सारी हवाएं सिकुड़ करके एक ही जगह पर बैठ जाती हैं और यह गर्म होती रहती हैं तापमान के कारण से, जिसके कारण से हीट वेव चलता है। और बाकी तो आपको कारण बता दिया है। इस बार का जो इन्होंने एक और कारण बताया है वो है अल नीनो। इसके अलावा खराब अर्बन प्लानिंग भी एक कारण है, जहाँ पर शहरों में वृक्ष की कमी बहुत ज़्यादा होती है। वृक्ष की कमी के कारण से क्या होता है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। कंक्रीट का निर्माण चारों तरफ जब कर दिया जाता है तो वहाँ पर टेम्परेचर ऑटोमेटिक बढ़ जाता है। कभी दोपहर में छत पर जाएंगे तो तप रहा होता है, तो यही कारण होता है। जब पूरा शहर में ही चारों तरफ कंक्रीट ही कंक्रीट हो तो उसके कारण से हीट वेव और भी ज़्यादा खतरनाक साबित होते हैं। अल नीनो का भी एक कारण बताया इन्होंने। आमतौर पर भारत बारिश को कम करता है, इसके भारत में मजबूत और लंबी हीट वेव से सीधा संबंध है। बारिश जैसे ही कम होगा यानी कि तापमान का दिन जो है वो ज़्यादा हो जाता है। सामान्य तौर पर हीट वेव 7 से 8 दिन की होती है, लेकिन जब ख़राब हो परिस्थितियाँ और हीट वेव जब बढ़ता है तो 15 दिनों तक यह जा सकता है। और 15 दिनों का हीट वेव जो होता है यह विनाशकारी साबित हो जाता है। कई बार कई सारे लोग मर जाते हैं। कई सारे शिक्षकों की मृत्यु हुई उड़ीसा में, वो जनगणना और इत्यादि कार्यक्रमों में शामिल थे और वहाँ पर उनकी मृत्यु हो गई काम करने के कारण से। IMD की रिपोर्ट बताती है कि जिन वर्षों में हीट वेव औसत से ज़्यादा होती वे अक्सर अल नीनो घटना के तुरंत बाद के वाले वर्ष होते हैं और भारत इस बार इस चीज़ से सामना करने वाला है।
हीट वेव आपदा के रूप में हर साल लू लगने सैकड़ों मौतें आती। इसके बावजूद भारत में आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत हीट वेव को अभी तक अधिसूचित आपदा नहीं माना गया है। ये आपके प्रीलियम के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि भारत में आज तक डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत में हीट वेव को एक आपदा नहीं माना गया है, नोटिफाइड डिजास्टर नहीं माना गया है। इसको ज़रूर याद रखिएगा। स्टेटमेंट बना करके सवाल पूछा जा सकता है। 3 स्टेटमेंट दिया जाएगा, उसमें से एक ये भी रह सकता है कि भारत में IMD आपदा प्रबंधन अधिनियम के हिसाब से इतना से ज़्यादा टेम्परेचर चला जाए तो उसको आपदा घोषित किया जाता है। नहीं, हीट वेव आपदा में शामिल नहीं है। इसको ज़रूर याद रखिएगा। 16वें वित्त आयोग ने अपनी रिपोर्ट में सिफारिश की कि हीट वेव और बिजली गिरने को अधिसूचित आपदा में शामिल किया जाए, क्योंकि बिजली गिरने से बिहार में एक बरसात के मौसम में 100 लोगों की मृत्यु हो जाती है मिनिमम। जो रिकॉर्ड आता है उसमें बता रहा हूँ, बाकी कितने तो रिकॉर्ड में आ भी नहीं पाते होंगे। ऐसा होने पर राज्य सरकारें प्रभावित लोगों के लिए राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष से पैसे का इस्तेमाल कर सकेंगी, नहीं तो वो नहीं कर पाती हैं। राज्य सरकारें पैसा तक नहीं दे पाती हैं, क्योंकि आपदा में इसको हम मानते ही नहीं हैं, बिजली गिरने को और हीट वेव को। ज़रूर याद रखिएगा। आज के यही 3 टॉपिक थे। कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताएं। धन्यवाद आप सभी का वीडियो देखने के लिए। एक चीज़ और है, करंट अफेयर MCQ स्टेटमेंट वाले में फरवरी का करा रहा था, लेकिन उसमें वन लाइनर्स की संख्या ज़्यादा हो गई थी, जो BPSC का अब ट्रेंड नहीं रहा। तो आज वीडियो आ सकता है या कल आएगा, तो उसमें हम लोग करंट अफेयर के MCQ शुरू कर रहे हैं, जिसमें स्टेटमेंट वाले, कथन कारण वाले बहुत अच्छे लेवल के सवाल होंगे। यूट्यूब पर ही अपलोड होगा, देखिएगा उसको ज़रूर और पढ़ने का प्रयास भी कीजिएगा। धन्यवाद आप सभी का।